वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का प्रिपरेशन चल रहा है। आज जो है आपके लिए जो है साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के प्रश्न के बारे में। जो प्रश्न जो है ऊर्जा से लिया गया है। क्लास 10th के सिलेबस में एक चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत, उसी से सारे प्रश्न जो है आपको आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो क्लास 10th के आधार पर ही है। डीएलएड का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो है इस बार जो इंटर किए हैं एपेयरिंग में वो भी फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए इसका जो बेस है वो क्लास 10th ही है। तो आप क्लास 10th के जो क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन को आप जो है दोबारा पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज आपको जो है हम साइंस के प्रश्न कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जो है इससे पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने में भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा। बताइए आंसर, खुद से आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा ये जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा ये सारे जो है क्या है सौर ऊर्जा के स्रोत हैं। सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा ये सौर ऊर्जा के स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है ये सब जानते हैं सूर्य है। सबको जो है ऊर्जा पहुंचाता है जितने भी जीव जंतु हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। बताइए आंसर, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोगैस, 3 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम यानी बेहतर। ऑप्शन है आपके पास कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। बताइए आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा बायोमास, ऑप्शन डी। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, बायोमास। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। स्वच्छ यानी साफ सुथरा, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। बताइए आंसर 5 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जैव मात्रा यानी बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर 6 नंबर का। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मात्रा, जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ए तथा बी दोनों, यानी कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का आंसर बताइए। वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल भी यूज होता है और प्राकृतिक गैस भी यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी जो है दोनों सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आज का, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ए बी सी तीनों में। बताइए आंसर 8 नंबर का। तो डीजल का उत्पादन भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ए बी सी तीनों सही है इसका, 8 का डी। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का आंसर बताइए। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा दोनों प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आज का, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है,
इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? निवेश ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? 10 नंबर का आंसर बताइए। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं निवेश ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है? जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, ए तथा बी दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भोजन से हमें जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा मिलती है और शारीरिक क्रियाकलाप को करने के लिए भी ऊर्जा मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है सूर्य की ऊर्जा? 0.0045792%, 0.4572%, 0 पॉइंट के बाद 560, उसके बाद 45792%, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.000045792%। इतना प्रतिशत ऊर्जा जो है पृथ्वी को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आज का, सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? पराबैंगनी से, गामा से, यानी गामा किरण जिसको कहते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है ए बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, सूर्य प्राप्त जो है विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त जो है तो पराबैंगनी और गामा किरण दोनों से जो है ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों सही। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14th नंबर है, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक, सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, उष्मा स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर बताइए आप लोग। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, यानी कि कांस्टेंट है वो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सौर उष्मांक कहेंगे, सौर उष्मांक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है? पवनों को, तूफानों को, वर्षा तथा हिमपात को, किसको प्रभावित करती है? इनमें से सभी को। बताइए आंसर इसका। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्न में किसको प्रभावित करती है? तो ये सबको प्रभावित करती है, पवन को भी, तूफान को भी, वर्षा और हिमपात को भी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से सभी। 15 का डी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 नंबर का आंसर। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है 400 nm, यानी नैनोमीटर से 700 nm तक। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को कहते हैं? लाल रंग से अधिक जिसका तरंग दैर्ध्य उसके विकिरणों को क्या कहेंगे? अवरक्त वर्ण कहेंगे, पराबैंगनी वर्ण कहेंगे, ए और बी दोनों कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर बताइए। तो उसको हम लोग कहेंगे अवरक्त वर्ण। क्या कहेंगे? अवरक्त वर्ण कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, बैगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं? क्या कहते हैं? अवरक्त वर्ण कहते हैं, पराबैंगनी वर्ण कहते हैं, नीला वर्ण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए? बैगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं पराबैंगनी वर्ण। क्या कहेंगे? पराबैंगनी वर्ण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी वर्ण से भी कम है, पराबैंगनी वर्ण से भी क्या है? कम है, उसको क्या कहेंगे? एक्स किरणें, वाई किरणें, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर इसका। 19 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें और वाई किरणें दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित है? पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, एक्स किरणें, वाई किरणें। बताइए 20 नंबर का आंसर बताइए। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है वो अवरक्त विकिरण के कारण होती है, ये उसमें उपस्थित होता है, इसलिए हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? और नवीकरणीय, नवीकरणीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का आंसर। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है, क्योंकि आप जो है इसको बार बार बना सकते हैं, ये ऊर्जा को नवीकरणीय है, नया कर सकते हैं इसमें।
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर में ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, तापीय, इनमें से कोई नहीं। सौर कुकर में किस प्रकार का प्रभाव उपयोग होता है? 22 नंबर का आंसर बताइए। सौर कुकर में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो वो ग्रीन हाउस वाला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ आपको जो है आज पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं, 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, पूरा वीडियो को देखें, आपकी तैयारी जो है पूरी कराई जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? सौर सेल पैनल, सौर सेल, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का आंसर बताइए। रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाते हैं? सौर सेल पैनल। 23 का ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? किस सेल का, यानी किस तरह की बैटरी का उपयोग होता है? सूखा सेल, डैनियल सेल, सौर सेल या सभी? 24 नंबर का आंसर बताइए। ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सौर सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सौर सेल का। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 25 नंबर, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? पुनर्जनन मतलब दोबारा उसको पैदा किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय स्रोत कहेंगे या अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे या ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है? इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 नंबर का आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुनर्जनन हो सकता है, जिसको हम लोग दोबारा पैदा कर सकते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, और जिसको यूज़ करने के बाद खत्म हो जाएगा उसको कहेंगे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ पूछ रहा है कि जिसका पुनर्जनन हो सकता है, यानी दोबारा उस ऊर्जा को हम लोग बना सकते हैं, नया कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय है। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 25 का ये। जिसको दोबारा हम लोग नहीं बना सकते वो अनवीकरणीय होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बताइए आंसर। तापीय विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा से, यहाँ ऑप्शन डी छुपा हुआ है, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा है। यहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा स्रोत से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जा सकता है? 26 नंबर का आंसर बताइए। तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। 26 का भी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है? तापीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर बताइए। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किस में किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? चौथाई भाग, आधा भाग, 3/4 भाग, इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर बताइए। हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? यानी कि जल विद्युत संयंत्र से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, वो 1/4 भाग होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। 1/4 भी लिखा हो सकता है। 28 का ये राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है। गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है, जो एक जैव मात्रा है, जैव ऊर्जा है, जलने पर कम धुआं निकलता है, प्रदूषण मुक्त है, काफ़ी धुआं निकलता है, जो प्रदूषण युक्त है, इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर बताइए। वो उपले का जब यूज़ कीजिएगा तो उससे जो है काफ़ी धुआं निकलेगा, जो प्रदूषण युक्त है, जिसमें प्रदूषण काफ़ी फैलता है। आप देखे होंगे गाँव देहात में गोबर के उपले का जो है वो यूज़ किया जाता है, तो वो उससे काफ़ी धुआं निकलता है और प्रदूषण फैलता है उससे। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या है? अधिक है, सामान्य है, कम है, या इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का आंसर बताइए। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है, इससे धुआं भी कम निकलता है। धुआं क्या निकलता है? कम निकलता है। इसमें जो उत्पन्न करने की ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता है वो अधिक है। कम धुआं में भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। 30 का ए जो है बिल्कुल राइट होगा। तो आज जो है आपको हम 30 क्वेश्चन कराए। 30 क्वेश्चन आप जो है पूरा वीडियो को देखिए, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।